साथियों, पोषक विरोधी तत्व या पोषक विरोधी जिसको हम कारक कहते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि भोज्य पदार्थों के पोषण का विरोध करते हैं, अर्थात उनका पाचन का शरीर में विरोध करते हैं। इन्हें हम एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर अंग्रेजी में कहते हैं। इनकी स्वयं की संरचना के आधार पर इनको विभिन्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वह पदार्थ जो कि स्वयं प्रोटीन है और एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर है। तो सबसे पहले उसके अंदर देखते हैं तो वो है प्रोटीएज इनहिबिटर, अर्थात ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीन के पाचन को रोके। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन के पाचन करने का काम करता है और इसको रोकने वाले एंजाइम है। तो ये सभी प्रोटीन के पाचन को रोकते हैं। सबसे पहले ये देखें कि प्रोटीएज इनहिबिटर किन में पाए जाते हैं, तो वो है लेग्यूम सीड्स के अंदर पाए जाते हैं। लेग्यूम यानी फलीदार, फलीदार जो भी सीड्स हैं उनके अंदर पाया जाएगा, जैसे सोयाबीन, किडनी बीन, मसूर की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल इत्यादि के अंदर प्रोटीएज इनहिबिटर पाया जाता है। यह उबालने पर नष्ट हो जाता है। सोयाबीन के अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी पाया जाता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि क्षारीय अवस्था के अंदर भोजन प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। हाथों में ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है। यह सोयाबीन में पाए जाने वाले मेथियोनिन अमीनो अम्ल की उपलब्धता को रोक देता है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रोटीन के पाचन को रोकता है और सोयाबीन में पाया जाने वाला ट्रिप्सिन इनहिबिटर मेथियोनिन अमीनो अम्ल की उपलब्धता को रोक देता है। इसी तरह से प्रोटीज इनहिबिटर की तरह ही प्रोटीन पदार्थ में एक उदाहरण है हीम एग्लूटिनेंस का। हीम एग्लूटिनेंस जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है, ये रक्त का एग्लूटिनेशन करते हैं। ये रक्त का एग्लूटिनेशन का काम करते हैं। इनका दूसरा नाम लेक्टिन भी है और ये पाए जाते हैं सोयाबीन और अरंडी के बीज में। अरंडी के बीज में इनको एक विशेष नाम दिया गया है जिसे हम रिसिन कहते हैं। रिसिन अरंडी के बीज में पाया जाने वाला एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर है जो कि रक्त के एग्लूटिनेशन का कार्य करता है, अर्थात रक्त के स्खंदन करने का कार्य करता है। एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर ग्लाइकोसाइड भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम देखते हैं सपोनिन। सपोनिन सोयाबीन के अंदर पाया जाता है और यह जलीय विलयन के अंदर जाग बनाता है। जाग बनने के कारण सूक्ष्म जीवों को यह रूमन के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। लेकिन अधिक मात्रा में जब जानवर हरा चारा या सोयाबीन खा लेता है तो रूमन के द्रव का पृष्ठ तनाव सपोनिन के कारण कम होता है, जिसके कारण रूमन में गैस इकट्ठा होने लगती है जिसे हम फ्रोथी ब्लॉट भी कहते हैं। इसी तरह से दूसरा ग्लाइकोसाइड का प्रकार है साइनोजन या HCN, जिसे हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोसाइनिक अम्ल या पुलुरसिक अम्ल कहते हैं। यह CNS को भी प्रभावित करता है और ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला अमाइगडलिन जो कि बादाम में पाया जाता है, धुरिन ज्वार में और लीनामरीन लिनसीड के अंदर पाया जाता है। अमाइगडलिन बादाम में, धुरिन ज्वार में और लीनामरीन लिनसीड में पाया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं ग्लूकोसिनोलेट्स। ये क्रूसीफेरी कुल के पादपों में पाए जाते हैं, जैसे गोभी, सरसों, राई इत्यादि में पाया जाता है। ग्लूकोसिनोलेट के कारण थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण रुक जाता है, जिससे गोइटर या गेंगा नामक रोग हो जाता है। एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स के अंदर हम फिनोल्स देखते हैं, तो फिनोल 2 प्रकार के हम देखते हैं, एक गोसीपोल और टेनिन। गोसीपोल को अगर हम देखें तो ये गोसीपोल कपास, अंडा इत्यादि के अंदर पाया जाता है और ये लौह धातु से क्रिया करने के पश्चात उसके अवशोषण को रोक देता है। इसी तरह से हम देखें टेनिन, तो यह सोरगम, साल के बीज, सरसों के तेल, केक इत्यादि में टेनिन पाया जाता है। टेनिन सेल्यूलोज नामक एंजाइम से कार्य कर देता है। सेल्यूलोज एंजाइम सेल्यूलोज का पाचन करने का कार्य करते हैं। भोज्य पदार्थ में टेनिन के बांधने वाले पदार्थ अगर मिला दिया जाए तो टेनिन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। टेनिन को बांधने वाले पदार्थ हैं PEG और PVP के नाम से प्रसिद्ध है। PEG है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और PVP है पॉली विनाइल पायरोलिडोन। एंटी मेटल एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स के रूप में देखें तो उसमें पहला है फाइटिक अम्ल। यह एक फास्फोरिक अम्ल होते हैं जो कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि धातुओं से क्रिया कर लेते हैं और उन्हें उनसे मिलकर अघुलनशील लवण बना लेते हैं। फाइटिक अम्ल अनाज, शुष्क फलियों, नट्स इत्यादि के अंदर पाए जाते हैं। फाइटिक अम्ल जो है अवशोषण को रोकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं तो है ऑक्जेलिक अम्ल। ये सभी एंटी मेटल्स हैं, तो ये मेटल से क्रिया करेंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि के साथ क्रिया कर लेते हैं और इसके अवशोषण को घटा देते हैं। फलों, सब्जियों, फसलों आदि जैसे जैसे पकेगी उनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा उनके अंदर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ऑक्जेलिक अम्ल मोलासेस के अंदर भी पाया जाता है। ये सभी धातुओं को बांधने के कार्य करते हैं। इसी तरह से हम देखें एंटी विटामिन। एंटी विटामिन के रूप के अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहला एंटी विटामिन ए।
जो कि विटामिन ए के अगेंस्ट काम करता है। ये कच्चे सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। एक प्रकार का विशेष एंजाइम लाइपोक्सिनेज है। यह एंजाइम कैरोटीन को अपघटित कर देता है, जिससे विटामिन ए का संश्लेषण नहीं हो पाता है। इसी तरह से विटामिन ई को रोकने वाला किडनी बीन, जिसे हम राजमा कहते हैं, यह मस्कुलर डिस्ट्रोफी करते हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाले या सेलेनियम की कमी से होने वाले रोग में मस्कुलर डिस्ट्रोफी हमने देखा था। इस तरह से विटामिन के की को बांधने वाले या स्वीट क्लोवर पॉइजनिंग जिसको हम कहते हैं, ये वन मेथी स्वीट क्लोवर जिसे हम वन मेथी कहते हैं, उसमें डाइक्यूमेरोल पाया जाता है। डाइक्यूमेरोल एक प्रकार का तत्व है जो कि वन मेथी के अंदर पाया जाता है और यह स्वीट क्लोवर पॉइजनिंग करता है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता और हेमरेजेस हो जाते हैं। यह एंटी विटामिन के है। एंटी विटामिन के वाला तत्व डाइक्यूमेरोल है। इस तरह से एंटी विटामिन डी देखें तो यह सोया प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण रिकेट्स होता है, इसलिए इसे रिकाइटोजेनिक भी कहते हैं। एंटी विटामिन डी रिकाइटोजेनिक भी कहलाता है। इसी तरह से हम देखें तो नाइट्रेट विषाक्तता, जिसे हम ओट हे विषाक्तता भी कहते हैं, ओट हे खाने से नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल कॉर्न स्टॉक भी है। इसी तरह से एक बहुत ही फेमस माइमोसिन एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर जो कि सुबाबुल में पाया जाता है और इसके कारण थायरॉक्सिन हार्मोन प्रभावित होता है। हमने पहले भी देखा ग्लाइकोसिनोलेट्स क्रूसिफेरिकुल के पादप थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रभावित करते हैं। उसी तरह से माइमोसिन जो कि सुबाबुल में पाया जाता है। और ग्राउंडनट केक या मूंगफली के केक में हम देखते हैं तो अफ्लाटॉक्सिन पाए जाते हैं, जो कि फंगस से होने वाले टॉक्सिन्स हैं, ये ग्राउंडनट केक के अंदर पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स हमने देखे, जिनसे प्रश्न हमेशा लगभग पूछा ही जाता है। आगे हम देखते हैं थंब रूल ऑफ राशन बैलेंसिंग। साथियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बार बार राशन बैलेंसिंग से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो थंब रूल यानी थंब रूल का मतलब हम कह सकते हैं अनुमान लगाना, एग्जैक्ट नहीं होना, अनुमान के आधार पर हम कितना राशन बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि स्टेज के अनुसार काऊ और बफेलो बफेलो और क्रॉसब्रेड को एक ही कैटेगरी के अंदर रखा गया है। क्रॉसब्रेड काउस और बफेलो को और काऊ को अलग कैटेगरी में रखा गया है। उनकी स्टेजेस के आधार पर हम उनको 3 भागों के अंदर बाँट सकते हैं। उनके पहला मेंटेनेंस और दूसरा प्रेगनेंसी और तीसरा हम देख सकते हैं लैक्टेशन की स्टेजेस के आधार पर उनको अलग-अलग प्रकार के राशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंटेनेंस पर उनको सूखा या स्ट्रा जिसे हम कहते हैं, चारा उसको कितना ज़रूरत होता है। तो गाय को लगभग 4 किलो ड्राई मैटर के आधार पर, ये हम ड्राई मैटर देख रहे हैं यहाँ पर 4 किलो, और 4 से 6 किलो बफेलो को ड्राई मैटर की जरूरत पड़ती है। साथियों, इसके अंदर वेरिएशन आता है, लेकिन ये थंब रूल के आधार पर सही है कि लगभग उसको चारा 4 किलो से 4 से 6 किलो होगा। इस चारे के अंदर सूखा सूखा चारा या एक्स्ट्रा की मात्रा है, इसके साथ उसको हरा भी दिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर मेनली थंब रूल के अंदर कंसंट्रेट के ऊपर कंसंट्रेट को देखते हैं। तो कंसंट्रेट यानी दाना जो है मेंटेनेंस अर्थात केवल जीवन निर्वाह करने के लिए लगभग 1.25 किलो काऊ को और 1.75 केजी क्रॉस ब्रेड या बफेलो को चाहिए। इसी तरह से प्रेग्नेंट अगर वो 5 से 8 महीने की प्रेग्नेंट है तो लगभग 1.25 किलो, और 8 से 9 महीने की प्रेग्नेंट है तो 2.3 किलो। इसी तरह से हम देखते हैं 2.25 किलो और 4.5 किलो बफेलो के अंदर है। लैक्टेशन के समय हम देखें तो कंसंट्रेट कितना चाहिए, तो प्रति 2.5 किलो दूध के ऊपर 1 किलो कंसंट्रेट की मात्रा और लगभग 2.5 किलो दूध पर बफेलो के 2 किलो दूध पर 1 किलो कंसंट्रेट की मात्रा की आवश्यकता होती है। साथियों, इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए किसी एक गाय जो कि 8 महीनों की प्रेग्नेंट है 8 महीनों की प्रेग्नेंट है और वो 5 किलो दूध प्रतिदिन देती है। तो हमें ये बताना है कि 5 किलो दूध अगर वो प्रतिदिन दे रही है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, तो उसे कुल कितने कंसंट्रेट की आवश्यकता होगी। अगर एक काऊ के लिए देखें तो लगभग 1.25 किलो उसे मेंटेनेंस राशन चाहिए। अगर वह 8वें महीने की प्रेग्नेंट है तो उसे लगभग 2.3 केजी जो है उसे कंसंट्रेट की जरूरत पड़ेगी, चूंकि वो प्रेग्नेंट है। इसी तरह से लैक्टेशन अगर वो 5 किलो दूध दे रही है तो प्रति 2.5 किलो पर 1 किलो हमें कंसंट्रेट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 2 किलो उसे कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। तो कुल हम यहाँ पे जोड़ करते हैं तो ये लगभग लगभग 5.5 किलो के लगभग आती है। तो एक गाय जो कि 8 महीने की प्रेग्नेंट है और 5 किलो अगर प्रतिदिन दूध दे रही है तो उसे 5.5 किलो कंसंट्रेट की जरूरत पड़ेगी। हम ये थंब रूल से जानते हैं। ठीक है, इन इन तीनों स्टेजेस 1 2 3 इन तीनों स्टेजेस का अलग अलग कंसंट्रेट की जोड़ की जाती है। साथियों, इसी तरीके से हम आगे ड्राई मैटर कैलकुलेशन को भी देखते हैं कि प्रत्येक जानवर को कितना ड्राई मैटर की जरूरत पड़ेगी। तो कैटल और बफेलो के लिए हम देखें तो कैटल को लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम
पर 100 किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट ड्राई मैटर की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से क्रॉस ब्रेड काऊ और बफेलो के लिए हम देखें तो 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम बॉडी वेट पर बढ़ती है। साथियों, मान लीजिए कोई 400 किलोग्राम की अगर गाय है तो उसे लगभग 8 से 10 किलोग्राम, अगर 400 केजी की है, क्योंकि पर 100 के हिसाब से हम देखें तो 100 से डिवीजन करें तो 4 आता है। 4 को अगर हम 2 और 2.5 से गुणा करें तो 8 से 10 किलोग्राम ड्राई मैटर की उसे प्रतिदिन आवश्यकता होगी। और इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर कोई 500 किलोग्राम की अगर कोई भैंस है, अगर बफेलो है, तो उसे प्रतिदिन कितने डायमीटर की जरूरत पड़ेगी, तो वो लगभग 12.5 किलो से लेकर 15 किलो प्रतिदिन ड्राई मैटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपन इनको इससे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ड्राई मैटर के अंदर भी कितना कितना भाग कंसंट्रेट और रफेज का होगा, वो इस तरीके से निकालेंगे कि लगभग 2/3 भाग रफेज का होना चाहिए। अर्थात 15 केजी अगर मान लीजिए किसी बफेलो के केस के अंदर हम बात करें तो 5 किलो भाग तो कंसंट्रेट का होगा और 10 किलो भाग जो होगा वो रफेज का होगा। इस 10 किलो भाग जो रफेज आया है उसको भी दो भागों के अंदर बांट सकते हैं, जैसे हरा चारा और सूखा चारा कितना देना है। अगर हरा चारा अगर लेग्यूमिनस कुल का उपलब्ध है, जैसे जैसे चारा बरसीम का, ल्यूसर्न का उपलब्ध है, तो इस केस के अंदर हम उन्हें 1/4 जो चारा है वो हरा देना पड़ेगा, यानी 2.5 किलो चारा हरा दिया जाएगा और 7.5 किलो चारा जो है उसे सूखा एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। मान लीजिए अगर हरा चारा जो है वो ल्यूसन बरसीम का नहीं है और किसी अन्य जैसे मक्का का हरा चारा है, तो ऐसे केस के अंदर हरे चारे की मात्रा 1/3 कर दी जाएगी, अर्थात उसे 3.3 केजी जो है हरा चारा जो है दिया जाएगा और सूखा चारा की जो मात्रा होगी वो 6.7 किलो के लगभग रखी जाएगी। ये साथियों डायमीटर कैलकुलेशन के बारे में हमने देखा।